हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट ब्रदर में। मैं इस ऑडियो में चर्चा करने वाला हूं फ्रांस में 1830 ईस्वी की क्रांति, कारण, महत्व एवं प्रभाव। तो अभी 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण मैं आपके बीच चर्चा कर रहा हूं। 1830 ईस्वी की क्रांति। नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा बुर्बो राजवंश का शासन स्थापित किया गया था। 2 जून 1814 ईस्वी को लुई 18वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। वह इस बात को भली भांति जानता था कि वह विजेताओं की सहायता से गद्दी पर बैठा था। जनता की सदिच्छा उसे प्राप्त नहीं थी। वह समझता था कि क्रांति जनित नवीन प्रवृत्तियों को दबाना अब संभव नहीं था, क्योंकि समय बदल चुका था। निरंकुश शासन, समानता पद्धति तथा चर्च के विशेष अधिकारों को मान्यता देना अब कठिन था। अतएव लुई 18वां ने समय की आवश्यकताओं के अनुसार शासन करना चाहा। उसने जनता की सदिच्छा प्राप्त करने के लिए समझौतावादी नीति अपनाई। गद्दी पर बैठते ही उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र निकाला, जिसके द्वारा क्रांति द्वारा प्रतिष्ठित सभी सिद्धांतों को मान्यता दी गई। फ्रांस में वैध राजसत्तावाद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल तथा द्विसदनात्मक विधानसभा की व्यवस्था की गई। बहुत से लोगों को मतदान का अधिकार मिला। मानव अधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया और कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को की समानता स्वीकार की गई। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता तथा भाषण, लेखन, प्रकाशन तथा मुद्रण की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई। इस प्रकार बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना के बाद फ्रांस में एक उदार संविधान का लोकप्रिय शासन की स्थापना की गई। लेकिन लुई 18वें के सारे प्रयत्नों को प्रतिक्रियावादी निष्फल बनाने में लगे हुए थे। नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में बहुत से कुलीन और पादरी लौट आए थे, जो क्रांति के कट्टर शत्रु और पुरातन व्यवस्था के समर्थक थे। उनका नेता अर्तुआ का काउंट था। शीघ्र ही फ्रांस के शासन यंत्र पर प्रतिक्रियावादियों का अधिकार हो गया और वे क्रांति के समर्थकों का दमन करने लगे। कट्टर राजसत्तावादियों की दमनकारी नीति के कारण फ्रांस में पुनः क्रांति की आग भड़कने की आशंका व्यक्त की जाने लगी। इस विपत्ति से फ्रांस को बचाने के लिए व्यवस्थापिका सभा को भंग कर दिया गया और पुनः निर्वाचन की घोषणा कर दी गई। निर्वाचन में उदार राजसत्तावादियों को सफलता मिली। फ्रांस में इनका शासन प्रारंभ हुआ। इस अवधि में व्यापार, उद्योग धंधे तथा कला कौशल की प्रगति हुई। फ्रांस में प्रतिक्रियावाद का जबरदस्त बोलबाला था। लुई 18वां वृद्धावस्था के कारण राजकाज संभालने में असमर्थ था। अतः उसने प्रशासन संबंधी सारा काम अर्तुआ के काउंट के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार पुनः प्रतिक्रियावादियों के हाथ में राजसत्ता आ गई। फ्रांस में प्रतिक्रिया पूर्ण रूपेण से आरंभ हुई। मताधिकार को संकुचित कर दिया गया। प्रतिक्रियावादी कानून के द्वारा सुधार कार्य को स्थगित कर दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। प्रतिक्रिया के इस उग्र रूप के कारण फ्रांस की जनता में असंतोष की अग्नि सुलगने लगी। प्रतिक्रिया के विरुद्ध गुप्त क्रांतिकारी समितियों का संगठन किया गया। फ्रांस पुनः एक बार क्रांति की लपेट में आने वाला था, लेकिन लुई 18वें के राज्यकाल में विशेष गड़बड़ी नहीं हुई। 1820 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ ही फ्रांस की राजनीतिक स्थिति पुनः गंभीर हो गई। लुई 18वें की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर अर्तुआ के काउंट के हाथ में आया, जो चार्ल्स 10वां के नाम से फ्रांस की गद्दी पर बैठा। उसने कठोर प्रतिक्रियावादी शासन प्रारंभ किया और उसकी प्रतिक्रियावादी नीति के कारण ही 1830 ईस्वी में एक बार फिर से फ्रांस में क्रांति की आग भड़क उठी। लुई 18वां की क्रांति विरोधी होते हुए भी समय के साथ समझौता करना जानता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी में यह गुण नहीं था। चार्ल्स 10वां दैविक अधिकार सिद्धांत में विश्वास करता था और फ्रांस में पुरातन व्यवस्था को फिर से कायम करना चाहता था। वह कहा करता था, इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने की अपेक्षा लकड़हारा बनना बेहतर है। उसने उदारवादियों का दमन करना शुरू किया। कुलीनों को विशेष अधिकार दिए गए और उन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया। पादरियों तथा चर्च को विशेष अधिकार फिर से मिला। पादरियों का महत्व इतना बढ़ गया था कि लगता था कि फ्रांस में पादरियों द्वारा और पादरियों के लिए शासन है। सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1827 ईस्वी में व्यवस्थापिका सभा को भंग कर दिया गया। इस प्रकार प्रतिक्रिया का राज्य कायम करने में चार्ल्स ने मेटरनिख को भी मात कर दिया। मेटरनिख के बारे में भी दोस्तों, मेटरनिख भी जो था ना, पूरा क्या कहते हैं, इसका शासन भी जो जनता की तरफ नहीं, ये अपना शासन खुद, इसमें भी दैविक अधिकार में विश्वास रखता था। ये जनता को, यानी ये क्रांति सबको ना एक समाज का घाव समझता था। ये अपने राज्य में क्रांति नहीं होने देता था। ये क्रांति का कट्टर विरोधी था। ठीक। तो अब चार्ल्स के निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध फ्रांस में क्रांतिकारियों का प्रभाव
बढ़ने लगा। ऐसा प्रतीत होता था कि फ्रांस में एक बार फिर क्रांति होगी। 1827 ईस्वी में राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा का पुनः चुनाव हुआ, लेकिन कट्टर राजसत्तावादी पराजित हुए। राजसत्तावादियों को 115 स्थान और उदारवादियों को 428 स्थान प्राप्त हुए। सभा के 2 बार और भंग किया गया और निर्वाचन हुआ, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। अतः चार्ल्स ने अवैधानिक तरीकों से प्रतिनिधि सभा का विरोध का अंत करने का निश्चय किया। उसने पोलिनियाक नामक एक कट्टर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जुलाई 1830 ईस्वी में पोलिनियाक ने एक अध्यादेश जारी करके 4 दमनकारी कानून लागू किए, जिसके अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा भंग कर दी गई, मताधिकार को इतना संकुचित कर दिया गया कि 75% नागरिक इस अधिकार से वंचित हो गए। सितंबर में निर्वाचन कराने की घोषणा की गई। पोलिनियाक का यह राजशक्ति बड़ा ही अहित किया पोलिनियाक का यह कार्य राजशक्ति का बड़ा ही अहित किया। प्रजातंत्रवादियों तथा स्वतंत्रता प्रेमियों के समक्ष अब क्रांति के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा। क्रांति के नेताओं ने सशस्त्र क्रांति के लिए जनता का आह्वान किया और शीघ्र ही फ्रांस में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी। विद्रोह में विद्यार्थी, अवकाश प्राप्त सैनिक, मजदूर और मध्यम वर्ग शामिल थे। क्रांति का नेतृत्व उदारवादी दल ने किया। 26 जुलाई 1830 ईस्वी को रात भर पेरिस क्रांति की नारों से गूंजता रहा। कुलीन विद्रोहियों के सामने टिक न सके। क्रांतिकारियों का नेतृत्व वयोवृद्ध नेता लफायते कर रहा था। सेना ने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। चार्ल्स को पेरिस छोड़कर भागना पड़ा और क्रांति सफल हुई। क्रांतिकारियों के सामने अब यह प्रश्न था कि फ्रांस में शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या हो। इस प्रश्न को लेकर वैध राजसत्तावादी और गणतंत्रवादियों के बीच भयंकर मतभेद शुरू हुआ, लेकिन लफायते की मध्यस्थता से यह मतभेद दूर हुआ। 9 अगस्त 1830 ईस्वी को लुई फिलिप ने संविधान का पालन करने और वैध राजसत्ता के सिद्धांत के आधार पर शासन करने की शपथ लेकर फ्रांस के राजमुकुट धारण किया। लुई फिलिप ने 9 अगस्त 1830 ईस्वी को फ्रांस का राजमुकुट धारण किया। उसका राज्याभिषेक फ्रांसीसी जनता के राजा के नाम से हुआ। राजा के दैविक अधिकार सिद्धांत का अंत कर दिया गया और निरंकुशता और के स्थान पर फ्रांस में पुनः जनता की प्रभुता के सिद्धांत को लागू किया गया। क्रांति का महत्व देखिए। 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति ने केवल फ्रांस के इतिहास में ही बल्कि यूरोप के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। ऊपर देश से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस क्रांति ने फ्रांस में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। जिस उद्देश्य से गणतंत्रवादियों ने क्रांति का आयोजन किया था, उसकी पूर्ति न हो सकी। असल लाभ तो मध्यम वर्ग और वैधानिक राजसत्तावादियों को हुआ। बुर्बो वंश के स्थान पर अब ओरलियंस वंश का शासन शुरू हुआ। एक राजवंश का तो अंत हुआ, लेकिन राजतंत्र की सत्ता कायम रही। फिर भी हमें तो यह मानना ही पड़ेगा कि लुई फिलिप फ्रांस का शासक अपने दैविक अधिकार से बना था, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों से उसे चुना था। अतः इस दृष्टिकोण से 1830 ईस्वी क्रांति जनतांत्रिक भावनाओं की विजय एवं सम्राट की निरंकुशता और दैविक अधिकार सिद्धांत की पराजय मानी जा सकती है। 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति एक प्रकार से 1789 ईस्वी की क्रांति की पूरक थी। 1789 ईस्वी राज्य क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा लगाया था और फ्रांस में राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की स्थापना की थी। लेकिन बाद में नेपोलियन और उसके पतन के बाद प्रतिक्रियावादियों ने क्रांति के अन्य आदर्शों को मिटा दिया। परंतु 1830 ईस्वी की क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र का अंत कर वैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। कुलीनों तथा पादरियों को विशेष अधिकार से वंचित कर दिया गया। राजा को अब अध्यादेश जारी करने का अधिकार नहीं रहा। प्रेस पर से पाबंदियां हटा ली गई। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली और नए कानूनों को प्रस्तावित करने का अधिकार व्यवस्थापिका को दिया गया। इसके फलस्वरूप समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता तथा वैधानिक शासन की नींव सुदृढ़ हुई। ऐसा कहना कि 1830 ईस्वी की क्रांति कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी, गलत होगा। यह ठीक है कि इसके द्वारा जो वैधानिक परिवर्तन किया गया वह नगण्य था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि यह बिल्कुल ही महत्वहीन क्रांति थी। इसकी तुलना हम इंग्लैंड के 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति से कर सकते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस में प्रजा की दैविक अधिकार सिद्धांत का अंत कर लोकाधिकार सिद्धांतों को स्थापना की गई थी। जनता ने वियना कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित न्यायता के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इस सिद्धांत के फलस्वरूप स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, वैधानिक शासन आदि क्रांतिकारी भावनाओं को आगे बढ़ाया गया। इस प्रकार जुलाई की क्रांति ने कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, बल्कि पुराने सिद्धांतों को ही नया रूप देकर जनता के लिए सुरक्षित कर दिया। अतएव
प्रोफेसर लिप्सन ने ठीक ही कहा है कि 1830 ईस्वी की क्रांति ने उन कामों को पूरा कर दिया जो 1789 ईस्वी की क्रांति के द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था। अब दोस्तों इसका प्रभाव जानेंगे, यूरोप के अन्य देशों पर क्रांति का प्रभाव। तो 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव न केवल फ्रांस पर ही बल्कि पूरे यूरोप व अन्य देशों पर भी पड़ा। फ्रांस ने प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध आंदोलन कर यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिक्रियावादी तत्व अजय नहीं है। यूरोप के अनेक देशों की जनता भी वियना व्यवस्था को नष्ट कर देना चाहती थी, क्योंकि इसमें राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अपेक्षा की गई थी और जनता की आकांक्षाओं को कुचल डाला गया था। वे अवसर की प्रतीक्षा में थे और 1830 ईस्वी की क्रांति ने उन्हें एक ऐसा अवसर प्रदान किया। इस क्रांति के बाद ही संपूर्ण यूरोप में स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों की स्थापना हेतु क्रांति हो गई। अब स्पेन पर प्रभाव देखते हैं। नेपोलियन के पतन के बाद मित्र राष्ट्रों ने फर्डिनेंड सप्तम को स्पेन का शासक बनाया। मुकुट धारण करते ही उसने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई। 1812 ईस्वी में संविधान को स्थगित कर दिया गया, संविधान सभा भंग कर दी गई, प्रेस तथा भाषण की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी समाप्त कर दी गई, क्रांतिकारियों को निर्वासित कर दिया गया, साथ ही कुलीनों तथा चर्च को विशेष अधिकार दिया गया तथा धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की गई। फर्डिनेंड के अत्याचारी शासन से उबकर स्पेन की जनता ने 1820 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। फर्डिनेंड देश छोड़कर भाग गया। 1822 ईस्वी में मित्र राष्ट्रों की कांग्रेस ने फ्रांस के राजा को यह आदेश दिया कि फर्डिनेंड को गद्दी पाने में सहायता करें। फर्डिनेंड फ्रांस की सहायता पाकर क्रांतिकारियों को दबाने में सफल रहा। लेकिन जब 1830 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति सफल हुई तो स्पेन की राष्ट्रवादियों को काफी प्रोत्साहन मिला। 1834 ईस्वी में स्पेन की संविधान सभा में राष्ट्रवादियों की बहुमत हुई। 1837 ईस्वी में उन लोगों ने राजा के सामने सुधार के लिए प्रस्ताव रखा। 1812 ईस्वी के संविधान के आधार पर एक नया संविधान बनाया गया। संविधान के द्वारा स्पेन में वैध राज सत्ता की स्थापना हुई और उत्तरदायी मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया। पुर्तगाल पर प्रभाव। पुर्तगाल में भी प्रतिक्रियावादी चक्र चल रहा था। जॉन छठा 1822 ईस्वी में संविधान का पालन करने की शपथ लेकर पुर्तगाल की गद्दी पर बैठा, लेकिन अधिकार पाते ही उसने अपना अत्याचार शासन शुरू कर दिया। जनता के अधिकारों का अपहरण तेजी के साथ होने लगा। जनता ने विद्रोह कर दी और जॉन छठा भाग गया। यूरोपीय कंसर्ट के सदस्यों राष्ट्रों ने जॉन को सैनिक सहायता देकर पुनः पुर्तगाल की गद्दी पर बैठाया। जन आंदोलन की बड़ी क्रूरता और कठोरता के साथ कुचला गया तथा जॉन छठा का अत्याचारी शासन 1826 ईस्वी तक कायम रहा। जॉन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र डोम पेट्रो ब्राजील से आकर पुर्तगाल का शासक बना और डोना मारिया को गद्दी सौंपकर वापस चला गया। डोना मारिया का चाचा डोम मिगुएल ने 1828 ईस्वी में पुर्तगाल की गद्दी पर अधिकार जमा लिया। वह प्रतिक्रियावादी था और डोना मारिया वैधानिक शासन का समर्थक थी, अतएव राष्ट्रवादी उसके समर्थक थे। फ्रांस की जुलाई क्रांति से पुर्तगाल के देशभक्तों को काफी प्रोत्साहन मिला। उन्होंने स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड के उदारवादियों को मिलाकर एक चतुर्भुज मंत्रिमंडल की स्थापना की। 1834 ईस्वी में डोना मारिया पुर्तगाल की गद्दी पर बैठी। उसकी विजय राष्ट्रवादियों की विजय थी। डोना मारिया ने उदार संवैधानिक शासन की स्थापना की और कुलीनों तथा पादरियों के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। पोलैंड पर प्रभाव में वियना कांग्रेस द्वारा पोलैंड का अधिकांश भाग रूस को दिया गया था। रूस का शासक जार ने कुछ और प्रदेशों को मिलाकर पोलैंड के राज्य की स्थापना की थी और एक संविधान का भी निर्माण किया था, लेकिन पोलैंड के देशभक्त रूस की अभी भी संदेहात्मक दृष्टि से देखते थे और वे स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न कर रहे थे। रूसी जार निकोलस के निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन से उबकर पोलैंड के देशभक्तों ने नवंबर 1830 ईस्वी में सशस्त्र विद्रोह कर दिया और एक अंतरिम सरकार की स्थापना की। पोलैंड के क्रांतिकारी जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के राष्ट्रवादी नेताओं से सहायता की मांग की, लेकिन रूस के भय से कोई भी उन्हें मदद नहीं किया। क्रांतिकारियों के जार की सेना ने क्रूरतापूर्ण तरीकों से दबाया और पोलैंड को रूस में मिला लिया गया। बेल्जियम पर प्रभाव देखते हैं। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस ने बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया था, लेकिन वहां के निवासी इस व्यवस्था से असंतुष्ट थे, क्योंकि वे धर्म, भाषा तथा संस्कृति के दृष्टिकोण से हॉलैंड वालों से भिन्न थे। हॉलैंड ने बेल्जियम के लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, प्रेस, भाषण और लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। उनके विद्यालयों में प्रोटेस्टेंट अध्यापक नियुक्त किए गए थे और उनके व्यापार पर भारी कर लगा दिया गया था। इस अत्याचार पूर्ण शासन से मुक्ति पाने के लिए बेल्जियम निवासी प्रयास करने लगे। 1830 ईस्वी की जुलाई क्रांति ने उसकी क्रांतिकारी भावना को जगाया। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में सशस्त्र क्रांति हुई, जिससे भयभीत होकर हॉलैंड
की सेना भाग खड़ी हुई। 1830 ईस्वी में एक संविधान सभा बनाकर बेल्जियम के देशभक्तों ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इंग्लैंड के विदेश मंत्री पामर्स्टन ने 1839 ईस्वी में प्रशा, ऑस्ट्रिया और रूस को मैत्री जाल में फंसाकर बेल्जियम को एक स्वतंत्र देश स्वीकार करवा लिया। लियोपोल्ड वहां का राजा बना। बेल्जियम की स्वतंत्रता प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध उदारवाद और राष्ट्रवाद की अत्यंत महत्वपूर्ण विजय थी। बेल्जियम में 1831 ईस्वी में एक नया संविधान बनाया गया, जिससे संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इसमें प्रमुख स्थान दिया गया। यह संविधान अमेरिका तथा इंग्लैंड के संविधानों पर आधारित था। स्विट्जरलैंड पर प्रभाव। तो 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव स्विट्जरलैंड पर भी पड़ा। वहां विभिन्न कैंटीनों में प्रचलित कानून उच्च वर्ग के लिए थे, सर्वसाधारण को इससे कुछ भी लाभ नहीं होता था। अतएव सुधारवादी नेताओं ने सरकार से सुधार की मांग की और इनकी बहुत सी मांगे भी स्वीकार कर ली गई। यद्यपि देश का संविधान पूर्णतः गणतंत्रात्मक नहीं बना, लेकिन आंशिक सफलता सुधारवादियों को अवश्य मिली। भविष्य में सुधार के लिए उन्होंने सदा यही वैज्ञानिक मार्ग अपनाया और क्रमशः स्विट्जरलैंड में गणतंत्रात्मक संविधान की स्थापना हुई। इंग्लैंड पर भी प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड पर प्रभाव। फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड के सुधारवादियों पर पड़ा। इंग्लैंड में मताधिकार केवल धनवानों को ही प्राप्त था। मतदाताओं की संख्या में वृद्धि करने के लिए एक योजना बनाई गई और इस आशय का एक बिल भी कॉमन्स सभा में पेश किया गया। कॉमन्स सभा से तो बिल पास हो गया, लेकिन लॉर्ड सभा ने उसे अस्वीकार कर लिया। लॉर्ड सभा के इस कार्य से इंग्लैंड की जनता क्षुब्ध होकर जगह जगह आंदोलन करने लगी। लॉर्ड सभा के सदस्य जनता की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों को देखकर काफी भयभीत हो गए और बिल को पास कर दिया। बिल के पास हो जाने से मताधिकार का क्षेत्र बढ़ा और लोगों को राजनीतिक अधिकार भी मिला। इटली पर भी प्रभाव पड़ा। तो इटली पर प्रभाव। जुलाई क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। हैब्स वर्ग शासकों की निरंकुश सत्ता के विरुद्ध पार्मा और मोडेना में विद्रोह हुए। ऑस्ट्रिया के प्रति घृणा और स्थानीय शासकों का अन्यायपूर्ण शासन उनके विद्रोह के कारण हुए थे। इसके अलावा पोप के राज्य में भी विद्रोह हुआ। यह विद्रोह नवनिर्वाचित पोप ग्रिगोरी 16वां के विरुद्ध था। विद्रोहियों ने पोप की सत्ता को समाप्त करने की घोषणा कर दी। पार्मा और मोडेना के शासक विद्रोह के बाद राज्य छोड़कर वियना चले गए। इटली के विद्रोहियों को फ्रांस के राजा से सहायता की आशा थी, किंतु लुई फिलिप ने उन्हें किसी तरह की सहायता नहीं दी। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया की शक्तिशाली सेना ने सफलतापूर्वक मध्य इटली और पोप के राज्य में विद्रोह को दबा दिया। निर्वासित शासकों को पुनः पार्मा और मोडेना के सिंहासन पर बैठाया गया। पोप को अपना राज्य वापस लौटा दिया गया। जर्मनी पर प्रभाव। जर्मनी भी क्रांति की लहर से अछूता नहीं रहा। सैक्सोनी, ब्रंसविक, हेसी तथा हैनोवर में विद्रोह की आग भभक उठी। अभी तक उदारवाद का प्रभाव केवल दक्षिण जर्मनी में सीमित था, लेकिन अब इसका प्रसार उत्तरी जर्मनी में हुआ, किंतु प्रसार में क्रांति की चिंगारी नहीं फूटी। 1814 ईस्वी में सैक्सोनी, हैनोवर और हेंसी में नया संविधान लागू किया गया, किंतु यहाँ भी ऑस्ट्रिया ने उदार विचारों के दमन में जर्मन शासकों की सहायता की। इसके परिणाम स्वरूप हैनोवर और हेंसी में संविधान को भंग कर दिया गया। सैक्सोनी में संविधान को कार्यान्वित करने का भार प्रतिक्रियावादी मंत्री को दिया गया। इस तरह शक्तिशाली ऑस्ट्रिया की दमनकारी नीति के सामने जर्मनी के उदारवादियों ने घुटने टेक दिए। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1830 ईस्वी की क्रांति, जुलाई क्रांति, न केवल फ्रांस के इतिहास में बल्कि यूरोप के इतिहास में भी महत्वपूर्ण घटना थी। इसने फ्रांस में प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध जो आवाज उठाई, उसकी प्रतिनिधित्व यूरोप के विभिन्न देशों में सुनी गई। सर्वसाधारण में राष्ट्रीय जागरण आया और वे स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र क्रांति भी लाए। भले ही क्रांति का कोई अस्थायी परिणाम शीघ्र न हुआ हो, लेकिन उसका व्यापक प्रभाव भविष्य में अवश्य हुआ। 1830 ईस्वी की क्रांति ने स्पष्ट कर दिया कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना असंभव था। असंतोष और परिवर्तन की उत्कृष्ट आकांक्षा मध्यम वर्ग के साथ मजदूर वर्ग में भी व्याप्त थी। मध्यम वर्ग पुरातन व्यवस्था का विरोधी इसलिए था कि वह आर्थिक परिवर्तन के मार्ग में विरोध उत्पन्न करती थी, किंतु मध्यम वर्ग सत्ता का हस्तांतरण मजदूर वर्ग के पक्ष में नहीं करना चाहता था। 1830 ईस्वी की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि यूरोप के देशों में अब राजत्व का आधार दैविक इच्छा नहीं बल्कि जनता की इच्छा स्वीकार कर ली गई। अंत में दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, ये क्रांति चाहे जिस प्रकार की हो, क्रांति जब भी होता है तो क्रांति अभाव में होता है, या यूं कहिए कि अभाव का दूसरा रूप ही क्रांति है। जहाँ भी क्रांति हुआ है उसके पीछे मजदूर, किसान, ये इसकी आवश्यकताओं को जब नहीं समझा जाता है, इसकी जरूरतों को जब पूरा नहीं किया जाता है, तब ये वर्ग आवाज उठाते हैं
समय ये क्रांति हुई उस समय फ्रांस का भी यही हाल था, और 1789 में भी युद्ध जो हुआ उसका भी यही कारण था। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले ऑडियो में।